शादी के बाद हर पति पत्नी का सपना होता है माँ और बाप बनने का। अगर वो सपना पूरा ना हो तो परिवार में एक बहुत बड़ा अधूरापन रह जाता है। और अगर अधूरापन महसूस ना भी हो तो समाज हमें समय समय पे वो अधूरापन महसूस करवाता रहता है। लेकिन आज उस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है आईवीएफ ट्रीटमेंट। और आज हमारे साथ रितु आईवीएफ की डायरेक्टर डॉक्टर रितु अग्रवाल हैं, जो हमें आईवीएफ के बारे में बताएंगे कि आईवीएफ कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। आप थोड़ा बताइए हमें। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेचुरली प्रेगनेंसी होती कैसे है, इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं या माता-पिता नहीं बन पाते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेल की तरफ से सीमेन सैंपल रहता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि हम समझे तो हर फीमेल का माहवारी का मासिक चक्र की शुरुआत में ही एग बनना शुरू होता है। और ये जो एग होता है ये उसके ही हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बनता है। हर महीने कोई 1 या 2 अंडे तैयार होते हैं जिनको फॉलिकल्स बोलते हैं। इनको सोनोग्राफी पे अपन देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जब वो फॉलिकल 18 से 20 के हो जाते हैं, तो वो फूटते हैं और फूटने के बाद में उनके अंदर छोटा-सा एक अंडाणु या oocyte रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होने के बाद में ऑटोमैटिकली ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। उसी दौरान जब इंटरकोर्स होता है, जो सीमेन डिपॉज़िट होता है उसमें से एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स निकल के वो ट्यूब्स की तरफ दौड़ लगाते हैं और इस्थमिक पार्ट ऑफ द ट्यूब में फर्टिलाइज़ेशन वाला प्रोसेस होता है। वो एम्ब्रियो बनता है या बच्चा क्रिएट होता है, वो बच्चा 2-3 दिन के लिए ट्यूब्स में रहता है, उसके बाद वो ट्रैवल करता हुआ 5वें से छठे दिन जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और बाकी के 9 महीने फिर वो वहीं पे निकालता है। यदि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, तो प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है। और आईवीएफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइज़ेशन। जो चीज़ बॉडी के अंदर हो रही थी इन विवो या ट्यूब्स के अंदर जो फर्टिलाइज़ेशन प्रोसेस हो रहा था, जब हम इसको बॉडी के बाहर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम आईवीएफ बोलते हैं। इस प्रोसेस में हम महिला के एग्स बाहर निकालते हैं और हस्बैंड का सीमेन भी हम बाहर लेते हैं, एग और स्पर्म को बाहर मिलाते हैं, फर्टिलाइज़ेशन वाला प्रोसेस करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं या बेबी बनाते हैं। उस बेबी को डे 3 पे हम महिला के यूट्रस में रख सकते हैं या फिर उसको अप टू डे 5 तक ब्लास्टोसिस तक बढ़ा के और फिर महिला के यूट्रस में रख सकते हैं। बाकी की प्रेगनेंसी वही 9 महीने यूट्रस के अंदर ही कैरी होती है। बाकी सब नेचुरल होता है इसमें। बाकी सब कुछ नेचुरल प्रोसेस की तरह रहता है। बस जो फर्टिलाइज़ेशन वाला प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर वो होता है। आउट ऑफ बॉडी रहता है। तो डॉक्टर रितु, आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है वो किन कपल्स के लिए एक सही विकल्प है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आईवीएफ का डिस्कवरी हुआ था या आईवीएफ ट्रीटमेंट की जो सबसे पहली सफलता मिली थी, वो लुइस ब्राउन के रूप में मिली थी अपने को 1978 में। तो वो जो उसकी जो मदर थी लुइस ब्राउन की, उनके ट्यूब्स ब्लॉक थे। तो जैसे मैंने आपको अभी प्रोसेस समझाया था, उस प्रोसेस में ट्यूब्स के अंदर ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज़ हो रहे हैं। यदि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो उस केस में एग और स्पर्म का फर्टिलाइज़ेशन बॉडी के अंदर नहीं हो सकता और वो औरत कभी भी माँ नहीं बन सकती यदि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक है। तो उस केस में सबसे पहला जो केस हुआ था, सबसे पहली डिस्कवरी जो हमें आईवीएफ की हुई थी, वो उन्हीं महिलाओं के लिए थी कि जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है। धीरे-धीरे उस एक इंडिकेशन के साथ में इसको बाकी जगहों पर भी अब हमने यूज़ करना शुरू किया है। जैसे पहला मैंने आपको बताया कि यदि महिला की दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक है, तो वो केस है। सेकंड केस है कि यदि महिला की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनके अंडे खत्म हो चुके हैं या फिर बहुत ही कम उम्र में उनके ऑलरेडी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया था, तो उस केस में हम दाता अंडाणु लेते हैं। हम डोनर एग्स लेके और उनके हस्बैंड का सीमन लेके, स्पर्म लेके बेबी बना के उनके यूट्रस में रख सकते हैं। तो अधिक उम्र की महिलाएँ इस तरीके से माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। तीसरा जो इसका इंडिकेशन है वो नॉन कंज्यूमेटेड मैरिजेस में रहता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ कभी साथ में नहीं रह पाए या फिर हस्बैंड का काउंट बहुत ही कम है, जिसको हम ओट्स बोलते हैं या ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस तो उस केस में हेल्दी मोटाइल स्पर्म एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं पहुंच पाते, तो उन केसेस में हम आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। जो इसका चौथा इंडिकेशन है वो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन मतलब कि साइंस की टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अभी रीज़न पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या रीज़न है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हुए 3 से 5 साल गुजर चुके हैं। उस केस में भी हम आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो रीज़न उम्र का रह गया हमारा। एक फर्स्ट तो ट्यूबल फैक्टर हो गया, सेकंड हो गया हमारा महिला की उम्र से रिलेटेड है, उनके यदि एग्स नहीं है, थर्ड यदि पुरुष के शुक्राणु बहुत कम है या नहीं है, फोर्थ इंडिकेशन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। डॉक्टर, तो आपने हमें ये तो बताया कि आईवीएफ किन कपल्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, पर इस आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कोई उम्र सीमा भी है? हाँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एआरटी एक्ट करके आया है 2022 में, जिसके हिसाब से
एक उम्र सीमा तय करी गई है। तो फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 23 से 50 के बीच में ये आईवीएफ करा सकते हैं, और मेल्स या पुरुष 23 साल से 55 साल के बीच में ही आईवीएफ यूज़ ले सकते हैं। 50 के बाद में अगर कोई महिला है हाँ, यदि कोई महिला की उम्र 50 इयर्स, यदि कोई कपल है जिसमें महिला की उम्र कम भी है, लेकिन यदि पुरुष की उम्र जो है वो 55 क्रॉस कर चुकी है, तो वो इस टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले सकते इंडिया के अंदर। और यदि कोई महिला 50 क्रॉस कर चुकी है, चाहे पुरुष की सीमा 55 से अंदर भी है, तो भी वो आईवीएफ नहीं करवा सकते। डॉक्टर रितु, आईवीएफ के कितने स्टेप्स होते हैं और समय कितना लगता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए? देखो, आईवीएफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो होता क्या है, मैं ये बताती हूँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हम महिला को स्टिमुलेशन इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं? नेचुरली हर महीने फीमेल के एग्स बनते हैं, लेकिन वो 1 या 2 ही होते हैं, जो नेचुरल हार्मोन से बनते हैं। यही हार्मोन के इंजेक्शंस अपन फीमेल पार्टनर को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके 8 से 10 अंडे तो बने। ये 8 से 10 अंडे बनाने के लिए महिला को माहवारी के दूसरे दिन से इंजेक्शंस लगाने होते हैं। ये इंजेक्शंस डेली लगते हैं, करीब 10 से 12 दिन तक ये इंजेक्शन चलते हैं। जब फाइनली सोनोग्राफी पे हमें लगता है कि एग्स की संख्या या एग्स का जो साइज़ है वो 17-18 एमएम तक पहुंच गया है, तब हम एक फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, और उसके 36 घंटे बाद एग्स को बाहर निकाला जाता है। ये जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, इसको हम ओवम पिकअप बोलते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है और एक सुई की मदद से ही हो जाता है। कोई भी चीरा या कोई भी कट फीमेल को नहीं लगता। जिस दिन एग्स कलेक्ट करते हैं या ओवम पिकअप प्रोसेस करते हैं, उसी दिन मेल पार्टनर को अपना सीमन सैंपल लैब में देना होता है। वो एग और स्पर्म मिला के या तो आईवीएफ प्रोसेस है या फिर इक्सी, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन कर दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द लैब की लैब में डे 3 एम्ब्रियो कल्चर करेंगे या डे 5 तक एम्ब्रियो को कल्चर करेंगे, एम्ब्रियोज को लैब के अंदर रखा जाता है। यदि उनको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, तो यदि डे 3 एम्ब्रियो है, तो महिला को एग पिकअप के तीसरे दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके 14 डेज बाद ब्लड रिपोर्ट से पता लगेगा कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर पर जा रहे हैं, तो ये डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाएगा, और जब महिला की एंडोमेट्रियम तैयार होगी, मिनिमम ड्यूरेशन बोलूँ तो उसके 1 महीने बाद वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके 14 डेज बाद पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में अपन मिनिमम बात करें तो 18 से 19 दिन लगते हैं, और यदि अपन मैक्सिमम बात करें तो 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम लग सकता है। और उसके बाद में जो 9 महीने की प्रोसेस है फिर फर्स्ट उससे में जो 9 महीने का प्रोसेस है, वो तो जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी पेट के अंदर रहती है या महिला के गर्भ में रहती है, बाकी का प्रोसेस चीज़ें सारी सेम रहती है। जी। तो इसमें महिला को किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है आईवीएफ ट्रीटमेंट में? आईवीएफ ट्रीटमेंट पर से की वजह से कोई भी शारीरिक हानि या कोई भी मानसिक हानि नहीं होती। लेकिन जैसे अपन समझे कि इसमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड होता है। महिला और पुरुष ऑलरेडी सोसाइटी की प्रेशर की वजह से या खुद उसकी वजह से परेशान है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और क्योंकि आईवीएफ के रिज़ल्ट की एक सीमा तय है कि अपन मैक्सिमम भी चाहे तो 80% तक रिज़ल्ट उनको दे सकते हैं। तो यदि वो नेगेटिव आते हैं, तो एक मानसिक उनको दिक्कत हो सकती है। शारीरिक यदि अपन बात करें, क्योंकि महिला को 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन लेने होते हैं, तो डेली वो इंजेक्शन का पेन हो सकता है। बाकी ट्रीटमेंट की वजह से कोई पेन या कोई दिक्कत नहीं होती नहीं है। होती है। तो इसके अंदर जैसे अपन देखें तो जो प्रोसेस है सारा, इसमें महिला को ही अपना ज़्यादा योगदान देना पड़ता है अगर वैसे देखें तो। पर इसमें पुरुष का भी किसी तरीके से कोई रोल रहता है इस चीज़ के अंदर? इसमें पुरुष के पार्ट में यदि अपन देखें, तो महिला को सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, उनका जो सीमन सैंपल है, क्योंकि जो बच्चा बनता है वो 50% फीमेल पार्ट होता है, 50% मेल पार्ट होता है। तो जो मेल पार्ट है वो स्पर्म से आता है या सीमन सैंपल से आता है। तो पुरुष को अपना सीमन सैंपल देना होता है ऑन द डे ऑफ पिकअप, जिस दिन हम महिला के अंडे बाहर निकाल रहे हैं। तो वो मेन पुरुष का जो रोल रहता है वो सीमन सैंपल देने में रहता है। आपने अभी जैसे बताया कि एक तीसरे दिन का एम्ब्रियो होता है और एक 5वें दिन का। इन दोनों में से कौन-सा बेहतर होता है और इनमें डिफ़रेंस क्या है? वो थोड़ा आप बताइए। देखिए, जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, जब हम डे 0 पे जब हम एग्स को निकालते हैं और उस दिन जब फर्टिलाइज़ेशन करते हैं, तो वो एक सिंगल सेल एम्ब्रियो होता है। 23 क्रोमोसोम फीमेल पार्ट से आ रहा है, 23 क्रोमोसोम मेल पार्ट से आ रहे हैं। दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम का एक ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट के अंदर सिंगल सेल होता है। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरीके से ये मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो डे 0 बोलूँ तो एक सिंगल सेल होगा। डे 1 पर भी एक सिंगल सेल होता है, उसके अंदर 2 पीएन, मतलब वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है। डे 2 पे
4 सेल स्ट्रक्चर होता है, डे 3 पे 8 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ जब आईवीएफ का इजाद हुआ था या जब पहले के लोग जब आईवीएफ कर रहे थे, जब हमसे सीनियर्स जो हैं, तो वो लोग डे 3 तक ही एम्ब्रियो को लेके जाते थे और फिर उनको ट्रांसफर कर देते थे, महिला के गर्भ में रख देते थे उसको, वो डे 5 तक नहीं लेके जाते थे। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर हो गई है, प्लस जो मीडिया जिसके अंदर हम एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं, वो जो पानी जो कल्चर मीडिया होता है, उसके एडवांसमेंट्स होने की वजह से अब हम इसी भ्रूण को 5वें दिन तक महिला के शरीर के बाहर कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये तीसरे दिन से 5वें दिन के जब ग्रो करता है, तो इसके अंदर 250 से 300 सेल हो जाते हैं। तो हमें ये पता है कि ये एम्ब्रियो अब ग्रो हो रहा है, उस एम्ब्रियो की हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब हम उनमें से छाँट सकते हैं कि अच्छा एम्ब्रियो कौन-सा है, किससे बेहतर रिज़ल्ट आएँगे, और जो तीसरे दिन पे जो एम्ब्रियो खत्म होने वाला था या नष्ट होने वाला था, वो भी हमें पता लग जाता है कि हम खराब एम्ब्रियो महिला के गर्भ में न रखें, जिससे कि रिज़ल्ट आने की संभावना कम रहती है खराब एम्ब्रियो रखने से। तो यदि हम तीसरे दिन का भ्रूण महिला के गर्भ में रखते हैं, तो जो रिज़ल्ट आने की या जो उनकी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉज़िटिव आने की जो संभावना होती है, वो 30 से 40% तक होती है। और यहीं पे यदि हम 5वें दिन का भ्रूण उनके गर्भ में रखते हैं, तो उसमें जो रिज़ल्ट आने की संभावना रहती है, वो 65 से 70% तक उसमें रहती ज़्यादा है। रहती हो। उसमें ज़्यादा रहती है। और आपने अभी ये भी बताया कि एक हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और एक फ्रोज़न करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है और इनमें बेहतर कौन-सा है? देखो, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जिस महीने अपन ने एग निकाले, एम्ब्रियो बनाए, उसी महीने हम एम्ब्रियोज़ को वापस या बच्चों को वापस से औरत के गर्भ में रख देते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अपन ने एम्ब्रियो बनाए, फिर अपन ने एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर दिया और फिर उनको अपन भविष्य में कभी भी औरत के गर्भ में रख सकते हैं। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जनरली उन मरीज़ों में हम रिकमेंड करते हैं जिनका एएमएच लेवल कम रहता है या जिनमें एग्स की संख्या कम है, या फिर महिला को कहीं बाहर से वो आई हैं और उनको जल्दी लौट के वापस जाना है या ट्रीटमेंट हमें जल्दी करना है, तो उस केसेस में हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत सारे पेशेंट्स में हम मेजॉरिटी पेशेंट्स में हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट्स भी बेटर रहते हैं, क्योंकि जिस महीने हमने महिला को इतने इंजेक्शंस दिए हैं या उनको हॉर्मोन्स की दवाइयाँ दी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सारी दवाइयाँ उनकी निकल जाए और फिर उसके बाद में अगले महीने जब वो बिल्कुल उनकी बॉडी फ्रेश है, तब हम वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, जिससे कि वो एम्ब्रियो गर्भ में चिपक जाए। दूसरा ये रहता है कि यदि पहली साइकिल फ़ेल हो गई है और हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ पड़े हुए हैं, उनको भी फ्रीज़ करके हमने रखे हैं, तो महिला को वापस बार-बार ये इंजेक्शंस लेने की प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ता, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ हैं, उनको हम यूज़ करके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम आईवीएफ की सक्सेस रेट की बात करें, तो वो कितने परसेंट रहती है और ये किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी सक्सेस रेट? आईवीएफ की यदि अपन सक्सेस रेट की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड इसकी जो सक्सेस रेट है वो इफ यदि फीमेल की एज लेस देन 35 इयर्स है, तो अप टू 55% तक हम अचीव कर सकते हैं, और यदि फीमेल की एज ज़्यादा है, तो फिर सक्सेस रेट धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अपन कि आईवीएफ में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बीज एंड एंडोमेट्रियम। बीज इज़ एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम। तो ये दोनों चीज़ें यदि हेल्दी हैं, बहुत अच्छी है, एम्ब्रियो की ग्रेडिंग ग्रेड 1 एम्ब्रियो है। एंडोमेट्रियम हमने सोनोग्राफी से, डॉपलर से, एंडोमेट्रियल थिकनेस के हिसाब से हमने देख लिया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर हम 55% तक रिज़ल्ट वर्ल्ड वाइड ये हम दे सकते हैं ईज़िली। लेकिन जैसे-जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कम होती है, या फिर एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम होती है, ब्लड फ्लो कम होता है, तो इन सारे ही केसेस में रिज़ल्ट इसका धीरे-धीरे कम हो सकता है। मतलब कि हर केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी आईवीएफ में। 100% सक्सेस तो हम गारंटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने एम्ब्रियो बाहर बना लिया, हमने बच्चा बाहर बना लिया, हमने एंडोमेट्रियम या औरत का गर्भ अच्छे से तैयार कर लिया, डॉक्टर को लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन स्टिल एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम की जो सिंक्रोनी है, उन दोनों का जो तालमेल है, वो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें अभी भी साइंस की नज़र से हम बात करें, तो अभी भी हमें हमारी समझ से ये बाहर है कि कैसे इसको 100% तक अचीव किया जा सकता है। तो अगर पहली बार में अगर ना मिले सफलता तो उसके बाद क्या करना चाहिए? यदि किसी दंपति को पहली बार में सफलता नहीं मिली, तो सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए, बैठ के, रुक के देखना चाहिए कि क्या हमारा आईवीएफ सेंटर का चुनाव ठीक है। क्योंकि एक आईवीएफ सेंटर पे आप एक क्लिनिशियन से मिलते हैं, एक डॉक्टर से मिलते हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनके लैब के रिजल्ट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्लिनिशियन को एक्सपीरियंस है या नहीं है। दूसरी चीज़ है, लैब के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं,
उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, लैब के अंदर जो मशीनरी है वो अप टू द डेट है, टेक्नोलॉजी उनके पास में पूरी है, उन सारी चीज़ों पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 55% इसका वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट है, लेकिन ऋतु आईवीएफ सेंटर पे हम लोग 80 टू 85% सक्सेस रेट डिलीवर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की नीड क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि मरीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, तो हम रिजल्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए नामुमकिन है दूसरी बार वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना है। नहीं, ये बिल्कुल भी मतलब कोई भी दंपति ये ना सोचे कि यदि हमारा एक बार में रिजल्ट ना आया है तो हम ट्राई ना करें। जीवन है, हमें इसमें कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपका चुनाव सही होना बिल्कुल, चाहिए। डॉक्टर पे डिपेंड करता है ये, उसकी फैसिलिटीज़ क्या-क्या है उनके पास में। जी, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो एक सामान्य बच्चे ही होते हैं या कुछ अलग रहता है इनमें? आईवीएफ से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास में आते हैं वो ये चीज़ पूछते हैं मेरे से कि जो आईवीएफ में बच्चे होंगे मैडम वो ऐसे ही होता है, किसी को पता तो नहीं लगेगा हमने आईवीएफ कराया है। तो आईवीएफ में जैसे आईवीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम सिर्फ औरत का अंडा लेके और पुरुष का शुक्राणु लेके उनकी बॉडी के बाहर मिला रहे हैं, जो प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है। बाकी उन्हीं का अंडा, उन्हीं का शुक्राणु बॉडी के बाहर मिला के हम बेबी बना के उन्हीं के गर्भ में रख रहे हैं। 9 महीने का जो प्रोसेस है वो जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी गर्भ में रहती है, ये बच्चा वैसे ही गर्भ में रहने वाला है। डिलीवरी उसी तरीके से होने वाली है और ये बच्चा आगे भी अपना सामान्य जीवन उसी तरीके से ही गुज़ार। बिल्कुल, कुछ लोगों को मिथ रहता है ये कि जो बच्चा हुआ आईवीएफ से वो हमारा है कि नहीं है, वो भी उनको डाउट रहता है। देखिए, यदि डॉक्टर ने आपको ये समझाया है कि आप ही के एग्स लेंगे और आप ही के शुक्राणु लेंगे, तो वो 100% आप ही का बच्चा है। लेकिन यदि किसी फीमेल की माहवारी जा चुकी है, उनके अंडों में इतनी गुणवत्ता नहीं है कि उनको यूज़ किया जा सकता है, तो डॉक्टर आपको समझाएँगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपसे कंसेंट लेंगे, आपसे अनुमति लेंगे कि आपके जो अंडे हैं क्योंकि वो नहीं है पर्याप्त मात्रा में या फिर एडिक्वेट क्वालिटी में नहीं है, तो फिर हम दाता अंडाणु का यूज़ करेंगे या फिर हम डोनर oocytes का यूज़ करेंगे। यदि कोई पुरुष है जिनके शुक्राणु की संख्या निल हो चुकी है, तो उस केसेस में दाता शुक्राणु लेते हैं या डोनर सीमन लेते हैं। तो यदि डॉक्टर ने आपकी इस तरीके की काउंसलिंग करी है, तो फिर उस केस में हम दाता अंडाणु और दाता शुक्राणु का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनका यूज़ ले सकते हैं। तो सिर्फ़ उन्हीं केसेस में जो गैमीट्स हैं या जो जेनेटिक्स हैं वो चेंज होंगे। अदरवाइज़ यदि आपको बताया गया है कि आप ही के अंडे और आप ही के शुक्राणु लेके बच्चा बनाया है, तो वो आप ही के अंडे और आप ही का शुक्राणु लेके बनाया गया है। बिल्कुल, वो आपका ही बच्चा है। वो उसमें आपका ही बच्चा है। डॉक्टर रितु कुछ लोगों को ये भी एक भ्रांति रहती है कि आईवीएफ से जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा भी कुछ है या इसके अंदर ये भी एक मिथ ही है? देखिए आईवीएफ में क्या होता है, जब हम एम्ब्रियोज़ को वापस फीमेल के यूट्रस में जब इम्प्लांट करते हैं, तो वो नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने करने हैं। तो वो 1 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। यदि हम 1 एम्ब्रियो रख रहे हैं, तो 1 एम्ब्रियो से भी ट्विन्स हो सकते हैं यदि एम्ब्रियो डिवाइड हो जाए तो। तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। यदि हम 2 एम्ब्रियोज़ रख रहे हैं और जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं या फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। तो आईवीएफ में रिज़ल्ट बढ़ाने के लिए 2 एम्ब्रियोज़ तक भी हम रखते हैं, 3 एम्ब्रियोज़ हम नहीं रखते। तो आईवीएफ में अप टू ट्विन्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि हमने 2 बच्चे रखे, 2 में से कोई एक बच्चे का एम्ब्रियो डिवाइड हो गया और वो आइडेंटिकल ट्विन की तरह डेवलप हो रहा है और एक दूसरा बच्चा भी है, तो यहाँ पे अपने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो हाँ, आईवीएफ में जुड़वा बच्चे और 3 बच्चे होने की संभावना होती है। तो ये जो संभावना होती है, ये डॉक्टर के हाथ में कंट्रोल रहता है कि इस संभावना को कम करने की? ये हाँ, मतलब ये चीज़ें हम मरीज़ को समझाते हैं, दंपति को समझाते हैं कि उनको कितने एम्ब्रियोज़ रखवाने हैं। जैसे सिंगल एम्ब्रियो रखते हैं तो जो रिज़ल्ट रहता है वो 30 टू 40% रहता है और अपने आईसीएमआर की तरफ से परमिशन है कि हम 2 एम्ब्रियो तक महिला के गर्भ में रख सकते हैं। ये काउंसलिंग महिला की और पुरुष की दोनों की करी जाती है कि हम अप टू 2 एम्ब्रियोज़ रखेंगे क्योंकि इससे रिज़ल्ट बेटर रहते हैं। यदि हम 2 एम्ब्रियो रख रहे हैं तो 2 नहीं तो 1 एम्ब्रियो चिपकने की संभावना थोड़ी-सी बेटर रहती है। लेकिन यदि दोनों ही लगे तो फिर ट्विन्स होने की संभावना रहती है। ऐसा है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी है क्या जो एक महिला के शरीर पे अगर देखें तो परमानेंटली ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हो, ऐसा कुछ भी है आईवीएफ के? यदि कोई महिला सिंगल प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, तो जो उसको ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस या महिला के गर्भ धारण के दौरान जो जटिलताएँ हो सकती है, वो यदि ट्विन प्रेगनेंसी कर रही है, तो उसके मुकाबले ट्विन्स में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं।
और ऐसे परमानेंट कोई डैमेज हो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, यदि उसने नेचुरली कंसीव किया होता तो उस दौरान भी जो कॉम्प्लिकेशंस या जो गर्भधारण के दौरान जो जटिलताएँ हो सकती हैं, वो आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं। तो इसमें जैसा आपने बताया ये सब एक नेचुरल प्रोसेस की तरह ही लगता है बाद में, जो भी एक 9 महीने की रहती है, उसमें तो जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है, सब वही चीज़ें रहती होंगी इसके जी। अंदर। वो जो बाद का जो 9 महीने का जो सफ़र होता है, जैसे यदि महिला ने नेचुरली भी कंसीव किया है, तो वो सफ़र वैसा ही रहेगा और यदि उन्होंने आईवीएफ के थ्रू करा है, तो भी वो सफ़र वैसा ही रहेगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा उससे। उसमें कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि आईवीएफ हुआ है, इस वज़ह से कोई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल, मतलब आईवीएफ आपको बस प्रेगनेंसी के स्टेज तक पहुँचाने का एक रास्ता है, उसके आगे जो भी जर्नी होगी वो आपकी सब नेचुरल होगी। हाँ, आईवीएफ एक दंपति को गर्भधारण करने में हेल्प करने के लिए है। इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी बोलते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मतलब गर्भधारण करने में हुँ, मददगार। मददगार है ये। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस पूरी हो जाती है, उसके बाद में महिला को किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में हम कुछ प्रिकॉशंस फीमेल को बताते हैं क्योंकि ये प्रोसेस मतलब हम लोग असिस्ट कर रहे हैं उनको प्रेग्नेंट होने में, तो कुछ-कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखने के लिए उनको बोलते हैं। जैसे पहली चीज़ हेवी मैनुअल वर्क नहीं करना होता। सेकंड स्ट्रेस नहीं लेना होता बिकॉज़ मानसिक तौर पे वो जितना रिलैक्स्ड रहेंगी उतना अपना प्रोसेस अच्छे से काम करेगा, उतना उनकी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ हेवी मैनुअल वर्क का मतलब होता है कि जैसे पोछा नहीं लगाना होता है, हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ खाने-पीने की भी हम चीज़ों के लिए मना करते हैं, जैसे कुछ गरम मसाले की चीज़ें हैं या जिससे ब्लीडिंग हो जाए या बच्चे को सपोर्ट नहीं मिले, नॉन-वेज खाने के लिए मैं मना करती हूँ उस दौरान 14-15 दिन के लिए। और बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ों के लिए हम अलाउ करते हैं यदि फीमेल जॉब कर रही है तो वो आराम से अपनी जॉब पे जा सकती है, 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़-उतर सकते हैं, आराम से वॉक कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वो बिल्कुल जैसे वो कैरी करते हैं, बिल्कुल वैसे रह सकते हैं। जितना कंफर्टेबल, जितना फ्री रहे, उतना ज़्यादा अच्छा है। पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा रखना होता है, फ्लूइड्स अच्छे से लेने होते हैं, फ्रूट्स लेने होते हैं, घर का बना हुआ खाना खाएँ, जंक फूड अवॉइड करें। तो जो प्रिकॉशंस एक नेचुरल प्रेगनेंसी में एक महिला को रखने के लिए बोले जाते हैं, वही सेम प्रिकॉशन हम आईवीएफ में भी बोलते हैं। डॉक्टर ये तो आपने आईवीएफ से जुड़ी बहुत सी जानकारी हमें दी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत सारे मिथ दूर किए। पर फिर भी मेरे कुछ सवाल हैं 3-4 जो मैं जानना चाहूँगा आपसे उनके जवाब। पहला तो ये कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते? आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे यदि कोई पुरुष और महिला यदि वो नेचुरली कंसीव करते क्योंकि हम इसमें महिला के गैमीट्स यूज़ कर रहे हैं और पुरुष के गैमीट्स यूज़ कर रहे हैं तो 23 क्रोमोसोम महिला से आने वाले हैं 23 पुरुष से आने वाले हैं तो उन दोनों के मेल से जो बच्चा तैयार होगा यदि वो नेचुरली भी कंसीव करेंगे तो जो बच्चे में जो दिक्कतें आ सकती है वही सेम आईवीएफ में भी आ सकती है लेकिन यदि वो नेचुरली कंसीव करते हैं और उस बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती तो वही सेम चीज़ आईवीएफ वाले बच्चे में भी नहीं होगी। यदि हमें ये लग रहा है या फिर दंपति को पहले से कोई इस तरीके की संतान है या पहले किसी टेस्ट में ये आ चुका है कि दोनों में से किसी में कोई दिक्कत है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, तो वो आईवीएफ में कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो उस केस में हम आईवीएफ में एक पीजीटीए टेक्नोलॉजी होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। पीजीटीए का मतलब होता है प्री जेनेटिक एनालिसिस। प्री जेनेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं जो एम्ब्रियो होता है उसके कुछ सेल्स बायोप्सी करके अपन टेस्ट के लिए भेजते हैं उनमें क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं और जो उसमें से हेल्दी एम्ब्रियो आता है जो बच्चा हेल्दी आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। अभी जैसे रिसेंटली फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट है जिनको महिला को एक किडनी डिसऑर्डर है जो जेनेटिक डिजीज होती है क्योंकि महिला की मदर को भी वो किडनी डिसऑर्डर है। तो मैं उस दंपति का प्री जेनेटिक पीजीटीएम एक टेस्ट होता है जो हम एम्ब्रियो पे कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो उस एम्ब्रियो से होने वाली संतान है या जो उन कपल की जो होने वाली संतान है उनमें वो किडनी की डिजीज कैरी नहीं हो तो वो कपल इस टेस्ट के लिए आगे जा सकते हैं। यदि कोई कपल या कोई महिला या पुरुष ऑलरेडी जिनमें नोन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के सहारे उस डिसऑर्डर को बच्चे में ना हो ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन आईवीएफ की वजह से कोई डिज़ीज़ बढ़ेगी ऐसा नहीं होता। ये डाउट भी बहुत लोगों को रहता है कि आईवीएफ की प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आईवीएफ की प्रोसेस बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है क्योंकि सबसे पहले तो देखो तो जो इसका एंड रिजल्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपको एक बच्चा मिलने वाला है। जो एक खालीपन था उनके जीवन में वो पूरा होने वाला है। लेकिन जैसे पेन की बात करें तो कइयों को लगता है क्योंकि इसमें सुई लगेगी या इंजेक्शन लगेंगे 10 से 12 दिन तक तो वो पेन करेंगे। लेकिन इसके जो इंजेक्शंस होते हैं वो सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं या फिर इसको फैट में लगाया जाता है।
तो जैसे किसी डायबिटिक मरीज़ को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये इंजेक्शन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते। और दूसरी चीज़, जो एग निकालने का प्रोसेस होता है वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, बेहोश करके निकालते हैं। तो एक सुई का पेन जो हो सकता है महिला को, उस चीज़ को भी अवॉइड किया जाता है। जब हम बच्चा या भ्रूण वापस रखते हैं महिला के गर्भ में, तो वो विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पेनलेस होता है। और एक बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है एक महंगा ट्रीटमेंट है, ये हम कैसे लेंगे? इसके बारे में ये मिथ कैसे दूर करना चाहेंगे आप? यदि हम किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, हम कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यदि हम सहारा ले रहे हैं, यदि फ़ोन की मैं बात करूँ, तो हम लेटेस्ट फ़ोन या अच्छा वाला फ़ोन लेते हैं, तो वो भी हमको पैसे खर्च या महँगा हो सकता है। उसी तरीके से आईवीएफ ट्रीटमेंट है, ये एक ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट का जो खर्चा लगता है वो लगेगा। जैसे इंजेक्शंस हैं, तो इंजेक्शन का एक अपना बेसिक मिनिमम जो खर्चा है वो डॉक्टर लेंगे। और जो ट्रीटमेंट का यदि हम सहारा ले रहे हैं या टेक्नोलॉजी का हम सहारा ले रहे हैं, लैब के अंदर जो हम बच्चा बना रहे हैं और उसको रख रहे हैं, तो उस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो खर्चा लगता है। लेकिन अभी उस चीज़ का खर्चा जो है वो लाख से 1.5 लाख में हो जाता है जहाँ लाख तक। से 1.5 लाख के अंदर एक हाँ बेस्ट। जी, इसका मतलब जो मेजर खर्चा है वो लाख से 1.5 लाख में कवर हो जाता है। और कुछ लोग मेरे जानकारी में है 1-2 जिन्होंने 3 से 4 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली उस चीज़ के अंदर। तो उन लोगों के लिए अभी कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया वो कहाँ से लिया, वो सही जगह से हुआ या सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। महिला का यूट्रस कैसा है, एग्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी बन रही है, पुरुष का स्पर्म कैसा है, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है या एग बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, उनको किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आ चुके हैं या काफ़ी लेटेस्ट अभी और भी टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे लेज़र हैचिंग एक प्रोसेस है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, पीजीटीए टेक्नोलॉजी है, तो इन सब का यूज़ करके एक एलआईटी करके थेरेपी होती है। इन सब प्रोसेस को या इन सब तरीकों को हम यूज़ करके उनका रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगी कि वो हताश होके घर बैठ जाएँ, उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, तो मेरे पास अभी एक पेशेंट थे, जो 5 बार पहले आईवीएफ करा चुके थे और हमने उनका ट्रीटमेंट किया, तो अभी शी इज़ ब्लेस्ड विद ट्विन बेबीज़। डॉक्टर रितु, अभी भी अगर अपन सोसाइटी में देखें तो बहुत से लोगों को पता होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी वो सोशल प्रेशर की वजह से इस ट्रीटमेंट को लेने में घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है और इतना कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, फिर भी लोग क्यों घबराते हैं इतना? क्योंकि मतलब सबसे पहले तो समझते हैं कि अपन बांझपन या निसंतानता ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में समझा जाता था, मेरे पास एक बहुत पहले एक पेशेंट आई थी जिसको 7 साल शादी को हो चुके थे। वो पेशेंट मुझे बता रही थी कि गाँव में उसको मंदिर में जाने भी नहीं दिया जाता था। क्यों? उसको ये बोला जाता था कि यदि उसकी परछाई किसी पे पड़ेगी तो वो भी माँ नहीं बन पाएगी। उसको शादियों में नहीं बुलाया जाता था। तो वो मरीज़ जब मेरे पास में आई थी, वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी कि मुझे कैसे भी करके बस आप बच्चा दे दो, वरना मेरे ऊपर से ये अभिशाप वाला चीज़ नहीं हटेगी मेरे सिर से कभी। तो इसीलिए मुझे मतलब लोगों को समझना चाहिए कि परेशान होने से अच्छा है कि वो इस मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ है, वो शुगर के लिए ट्रीटमेंट लेता है, या हाइपरटेंशन का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, वो उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है और करवाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल हाँ, इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि एक बहुत हमें एक किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अपने इंडिया में ईज़िली अवेलेबल है ट्रीटमेंट, तो लोगों को जाना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, लोगों को इस ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए। जो लोग माँ-बाप नहीं बन पा रहे हैं, माता-पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनको एक ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट का बिल्कुल सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको भविष्य में जाके जब वो खुद शादी करेंगे और माँ-बाप बनने की उस स्टेज में आएँगे, तो उनके लिए कोई परेशानी होगी या नहीं? अ, आईवीएफ से होने वाले बच्चे बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह होते हैं। उनको कोई भी आईवीएफ होने की वजह से कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी थी 1978 में, लुइस ब्राउन, उनके खुद के भी 2 बच्चे हो चुके हैं और उन्होंने नेचुरली कंसीव किए हैं। उनको आईवीएफ का सहारा नहीं लेना पड़ा। तो इसलिए आईवीएफ से होने वाले बच्चे आसानी से माता-पिता बन सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे रितु आईवीएफ के डायरेक्टर डॉक्टर रितु अग्रवाल, जिन्होंने हमें आईवीएफ से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियों के बारे में बताया, हमारे बहुत से सवालों के जवाब दिए। जो लोग आईवीएफ से घबराते थे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत से रास्ते खोले हैं। तो अगली पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर रितु से कि आईवीएफ से जुड़ी और क्या-क्या मिथ और क्या-क्या मिसकंसेप्शन है जो हमारे दूर होने चाहिए। तो डॉक्टर रितु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।